हेलो दोस्तों, द आर्ट ऑफ में आपका वेलकम है। दोस्तों, इस वक्त जब हम और आप बात कर रहे हैं, इंडियन ओशियन रीजन की गहराइयों में एक बड़ा रणनीतिक बदलाव हो रहा है। एक ऐसा कदम जिसने न केवल पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को सोचने पर मजबूर किया है, बल्कि चाइना के नेवल प्लानर्स के लिए भी एक नया चैलेंज खड़ा कर दिया है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने आधिकारिक तौर पर भारत के सबसे महत्वपूर्ण और प्रतीक्षित अंडर वाटर प्रोग्राम को हरी झंडी दे दी है, और यह है प्रोजेक्ट 75I यानी प्रोजेक्ट 75 इंडिया। दोस्तों, यह कोई सामान्य डिफेंस डील नहीं है। पूरे 70,000 करोड़ का मेगा बजट क्लियर किया गया है ताकि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत भारत में ही 6 नेक्स्ट जेन कन्वेंशनल स्टेल्थ सबमरीन बनाई जा सके। इस प्रोजेक्ट में जो लंबे समय से ब्यूरोक्रेटिक डिलेज और रुकावटें थी, उन्हें अब पूरी तरह क्लियर कर दिया गया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री से अप्रूवल मिलने का मतलब है कि इस प्रोजेक्ट से पहले फेज के लिए फंड्स पूरी तरह सिक्योर हो चुके हैं, और अब यह प्रस्ताव प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास फाइनल कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के लिए आखिरी स्टेज पर है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के जर्मनी विजिट के बाद से ही दोनों देशों के बीच कमर्शियल और टेक्निकल टर्म्स को अंतिम रूप दिया जा रहा था, और अब नए नेवी चीफ एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन के चार्ज संभालने के बाद किसी भी समय इस फाइनल एग्जीक्यूशन कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। लेकिन इस डील की वजह से हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में इतनी चिंता क्यों है? क्यों पाकिस्तान की आने वाली चाइनीज बिल्ट हंगूर क्लास सबमरीन पानी में उतरने से पहले ही तकनीकी रूप से पीछे नजर आ रही है? आज के इस एनालिसिस में हम प्रोजेक्ट 75I के पूरे टेक्निकल ब्लूप्रिंट को समझेंगे। हम बात करेंगे जर्मन फ्यूल सेल AIP एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी की, भारत के इंडिजीनस ब्रह्मास्त्र हैवी वेट टॉर्पेडो और लैंड अटैक क्रूज मिसाइल की क्षमता की, और हम यह भी देखेंगे कि कैसे भारतीय नौसेना इंडियन ओशियन रीजन में अपनी सामरिक बढ़त को मजबूत कर रही है। चलिए इस विषय को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि यह आगामी P75I सबमरीन हमारी वर्तमान सबमरीन से इतनी अलग और एडवांस क्यों है। यह ट्रेडिशनल डीजल इलेक्ट्रिकल बोट्स नहीं है। इन्हें जर्मनी की ThyssenKrupp मैरीन सिस्टम यानी कि TKMS ने अपने प्रमाणिक टाइप 214 डिज़ाइन के एक अपग्रेडेड वर्जन पर कस्टमाइज किया है, जिसे विशेष रूप से इंडियन नेवी की ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से तैयार किया गया है। इसके स्पेसिफिकेशन पर नज़र डालें तो समर्ज कंडीशन में यह लगभग 3000 से 3500 टन की होगी, यानी यह हमारी वर्तमान कालवरी क्लास स्कॉर्पियन सबमरीन से आकार में काफ़ी बड़ी, ज़्यादा स्टेबल और बेहतर पेलोड कैपेसिटी वाली होगी। इनका निर्माण पूरी तरह से मुंबई के मचगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड यानी MDL में किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक पहली ही सबमरीन में मिनिमम 45% इंडिजीनस कंपोनेंट्स का होना अनिवार्य है, जिसे अंतिम सबमरीन तक बढ़ाकर 60% से भी ज़्यादा किया जा सकता है। इसके प्रोपल्शन में एक बेहतर हाइब्रिड कन्फिगरेशन का इस्तेमाल किया गया है। हाई परफॉर्मेंस जर्मन M2 डीजल जनरेटर के साथ सीमेंस की लो नॉइज परमानेंट मैग्नेट इलेक्ट्रिक मोटर लगाई गई है, जो इसके कस्टम 7 ब्लेड प्रोपेलर को इतनी खामोशी से घुमाती है कि दुश्मन के लिए इसका एक्वेस्टिक सिग्नेचर डिटेक्ट करना लगभग असंभव हो जाएगा। लेकिन एक सबमरीन की वास्तविक ताकत उसकी स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी से आंकी जाती है, और P75I को केवल डिफेंसिव नहीं बल्कि एक हैवी मल्टी रोल ऑफेंसिव प्लेटफॉर्म के रूप में तैयार किया गया है। इसके फॉरवर्ड प्लेटफॉर्म पर 8 533 mm हैवी वेट टॉर्पेडो ट्यूब्स दी गई हैं, जो भारत के अपने इंडिजीनस ब्रह्मास्त्र टॉर्पेडो फायर करेगी। यह टॉर्पेडो 38 नॉट से ज़्यादा की स्पीड पर दुश्मन के बड़े से बड़े कॉम्बैट शिप को टारगेट कर सकती है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सबमरीन वर्टिकल लॉन्च या स्पेशलाइज्ड ट्यूब लॉन्च कैपेबिलिटी से लेस होगी, जिससे यह लंबी दूरी की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल यानी LACM को और एंटी शिप क्रूज मिसाइल को भी फायर कर सकती है। एक सिंगल P75I सबमरीन अपने साथ 18 हैवी वेट टॉर्पेडो और 12 से ज़्यादा क्रूज मिसाइल का मिक्स कैरी कर सकती है। इसका सीधा रणनीतिक मतलब यह है कि समंदर में छिपी एक अकेली सबमरीन दुश्मन के पूरे सरफेस टास्क फोर्स को न्यूट्रलाइज कर सकती है, या फिर उनके कोस्ट लाइन से काफ़ी अंदर स्ट्रेटेजिक टारगेट्स पर स्टीक स्ट्राइक कर सकती है, और दुश्मन के पास डिफेंस के लिए बहुत कम समय बचेगा। अब बात करते हैं इस 70,000 करोड़ प्रोजेक्ट के सबसे मुख्य फीचर की, जो है AIP यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन।
इस टेक्नोलॉजी के महत्व को समझने के लिए ट्रेडिशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन की सबसे बड़ी लिमिटेशन को समझना होगा। एक स्टैंडर्ड कन्वेंशनल सबमरीन समंदर के नीचे अपनी हैवी इलेक्ट्रिक बैटरी पर ऑपरेट करती है, लेकिन लगभग 48 से 72 आवर्स के भीतर यह बैटरी पूरी तरह ड्रेन हो जाती है। इन्हें रिचार्ज करने के लिए सबमरीन को समंदर की सतह के करीब आना पड़ता है और एक वेंटिलेशन पाइप बाहर निकालनी पड़ती है, जिससे स्नॉर्कल कहा जाता है। इस स्नॉर्कलिंग के दौरान सबमरीन बाहर से ऑक्सीजन खींचती है और अपने लाउड डीजल इंजनों को चलाकर बैटरी रिचार्ज करती है। रणनीतिक रूप से यह वह समय होता है जब सबमरीन सबसे ज्यादा रिस्क पर होती है। दुश्मन के एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट, हाईटेक रडार और सर्विलांस सैटेलाइट इसके थर्मल सिग्नेचर या वाटर वेग को आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं। इसी क्रिटिकल लिमिटेशन को दूर करने के लिए इसमें जर्मनी की वर्ल्ड लीडिंग PEM यानी कि प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल AIP सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह सिस्टम बाहर की हवा पर निर्भर रहने की बजाय सबमरीन के भीतर ही लिक्विड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच एक म्यूटेड इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन करवाता है। इस रिएक्शन से सीधे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में कोई कंबस्शन यानी दहन नहीं होता, कोई पिस्टन्स नहीं चलते, कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते, इसलिए इससे बिल्कुल जीरो एक्वेस्टिक नॉइज पैदा होती है। यह फ्यूल सेल सिस्टम इतना शांत होता है कि कई टैक्टिकल सिचुएशन में एक AIP कन्वेंशनल सबमरीन बड़ी न्यूक्लियर सबमरीन से भी ज़्यादा खामोश हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि न्यूक्लियर सबमरीन्स को अपने रिएक्टर को कूल रखने के लिए कंटिन्यूअस कूलेंट पंप चलाने पड़ते हैं जो एक निश्चित आवाज़ पैदा करते हैं, जबकि फ्यूल सेल AIP में ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती। इस फैक्ट्री फिटेड जर्मन AIP के बदौलत हमारे P75I सबमरीन समंदर के नीचे बिना ऊपर आए, बिना स्नॉर्कल किए लगभग 14 से 21 दिनों तक लगातार ऑपरेट कर सकती हैं। यह बिना किसी मूवमेंट के किसी भी महत्वपूर्ण मैरीटाइम चोक पॉइंट पर दुश्मन के सुनार से बचकर तैनात रह सकती हैं। अब इस क्षेत्र में हमारे पड़ोसी देशों की तैयारियों और वास्तविक डेटा पर एक निष्पक्ष कंपैरिजन करते हैं। पिछले कुछ समय से पाकिस्तानी मीडिया और उनके डिफेंस एनालिस्ट चीन से आने वाली 8 हंगूर क्लास सबमरीन को लेकर काफ़ी चर्चा कर रहे हैं। उनका दावा है कि चाइनीज स्टर्लिंग साइकिल AIP मिलने से वे इंडियन ओशियन में एक बहुत बड़ी बढ़त हासिल कर लेंगे, लेकिन अगर हम इंजीनियर और टेक्निकल डाटा को देखें तो तस्वीर काफ़ी अलग नज़र आती है। पाकिस्तान जो चीनी स्टर्लिंग इंजनों का इस्तेमाल करने जा रहा है वह मूल रूप से एक मॉडर्न क्लोज GL7 कम्बस्शन इंजन है। इसका मतलब है कि इसमें मूविंग पिस्टन्स, क्रैंकशाफ्ट और मैकेनिकल ब्लॉक्स होंगे जो ऑपरेशन के दौरान लगातार चलेंगे। फिजिक्स के नियम के अनुसार जब भी मैकेनिकल मूवमेंट होंगे तो वाइब्रेशन, फ्रिक्शन और थर्मल एनर्जी का रेडिएशन होना निश्चित है। आज के इस मॉडर्न एंटी सबमरीन वॉरफेयर में यह मैकेनिकल वाइब्रेशन और थर्मल सिग्नेचर दुश्मन के पैसिव सोनार अरेज के लिए विजिबल टारगेट बन जाते हैं। इसके विपरीत P75A में इस्तेमाल होने वाले जर्मन फ्यूल सेल सिस्टम में जीरो मूविंग पार्ट्स हैं, यानी ना कोई पिस्टन, ना वाइब्रेशन और ना ही कोई थर्मल फ्लेम्स। तकनीकी दृष्टिकोण से पाकिस्तान एक मैकेनिकल प्रोपल्सन सिस्टम पर निर्भर है, जबकि भारत एक एडवांस्ड केमिकल एनर्जी सिस्टम को अपना रहा है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी और इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की वर्तमान आर्थिक स्थिति ऐसे हाई एंड कॉम्प्लेक्स मिलिट्री असेट्स को लंबे समय तक मेंटेन करने की अनुमति नहीं देती, जिसके लिए लगातार भारी कैपिटल की जरूरत होती है। दूसरी तरफ भारत के पास मझगांव डॉक शिप बिल्डर के रूप में एक मजबूत इंडस्ट्रियल बेस है। MDL पूरे रीजन का एक इकलौता ऐसा शिपयार्ड है जिसके पास फ्रेंच स्कॉर्पियन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, जर्मन STW टेक्नोलॉजी दोनों पर डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन का अनुभव है। यह इंडस्ट्रियल मैच्योरिटी सबमरीन्स की लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी को सुनिश्चित करती है। हमें यह समझना होगा कि यह 70,000 करोड़ का प्रोजेक्ट कोई स्टैंड अलोन फैसला नहीं है। यह भारतीय नौसेना की उस व्यापक और दूरदर्शी रणनीति का हिस्सा है जिसे हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती चुनौतियों को काउंटर करने के लिए तैयार किया गया है। भारत इस समय समंदर के नीचे एक 3 टायर्ड सबमरीन आर्किटेक्चर खड़ा कर रहा है। पहला टियर है हाई एंड न्यूक्लियर डिटरेंस, जिसमें हमारी अरिहंत और आगामी S5 क्लास की सबमरीन शामिल हैं। यह न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है जो गहरे पानी में तैनात रहकर भारत की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को सुरक्षित रखती है। दूसरा टियर है प्रोजेक्ट 77। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले साल ही CCS ने इसके तहत लगभग 9800 टन की स्वदेशी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन यानी SSN के निर्माण को मंजूरी दी थी।
या हाई स्पीड न्यूक्लियर सबमरीन ओपन ओशियन में दुश्मन के कैपिटल शिप्स और कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को ट्रैक करने का काम करेगी। दोस्तों, हमने कुछ दिन पहले SSN और SSBN के ऊपर एक वीडियो बनाया था जो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसमें आपको डिफरेंस पता लगेगा कि SS सबमरीन और SSBN सबमरीन में क्या डिफरेंस है। और तीसरा क्रिटिकल टियर है हमारी 6 जर्मन इंजीनियर्ड P75I कन्वेंशनल AIP सबमरीन्स। चूंकि यह न्यूक्लियर सबमरीन की तुलना में आकार में छोटी और अत्यधिक शांत होती है, इसलिए शैलो वाटर्स और संकरे मैरीटाइम चोक पॉइंट जैसे स्ट्रेट ऑफ मलाक्का की निगरानी और उन्हें ब्लॉक करने के लिए सबसे प्रभावी प्लेटफॉर्म मानी जाती है। इस 3 टियर स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि हिंद महासागर क्षेत्र में किसी भी प्रकार की प्रतिकूल गतिविधि को एक मल्टी लेयर डिफेंस का सामना करना पड़ेगा। संकरे रास्तों पर P75I जैसी कन्वेंशनल सबमरीन तैनात होगी और खुले समंदर में हाई स्पीड न्यूक्लियर अटैक सबमरीन सर्विलांस करेंगे। फाइनेंस मिनिस्ट्री के इस बजट क्लियरेंस के साथ भारत ने इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के वित्तीय कगार को पार कर लिया है। भारतीय नौसेना धीरे धीरे समुद्र के नीचे अपनी स्थिति को और अधिक सुदृढ़ कर रही है। भारत के इस 70,000 करोड़ के सबमरीन प्रोग्राम और इंडियन ओशियन की वर्तमान सुरक्षा स्थिति पर आपका क्या दृष्टिकोण है? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। यदि आपको यह तकनीकी विश्लेषण इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। डिफेंस और स्ट्रेटेजिक अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।